हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक मॉडल सेट जो कि हूबहू एग्जाम पैटर्न पर ही आधारित होगा। जैसा हमारा सिलेबस दिया गया है बिहार जीविका भर्ती के अंतर्गत, जो विभिन्न पोस्ट के सिलेबस हैं, जिसमें से सब्जेक्ट नॉलेज के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और बाकी पोर्शन के जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक उसी बेसिस पे और जो सब्जेक्ट में दिया गया है कि किस क्षेत्र से, किस सब्जेक्ट से, किस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन रहेगा, उन सभी के बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन सेट तैयार किया है जो पूरा 70 मार्क्स का एक फुल सेट होगा। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये पूरा 70 मार्क्स का ही डिस्कशन मैं यहाँ करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा, बहुत डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों के पास समय की बहुत कमी है। तो देखिए, इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है। हो सकता है इससे थोड़ा सा और टफ हो या फिर इससे आसान हो। तो ये खास ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इसके सिलेबस पे एक बार नजर डाल लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह इसका सिलेबस है, ऑल पोजीशन एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। तो उसमें भी बेसिकली क्या है, 70 मार्क्स की बजाय 60 मार्क्स का वो एग्जाम होगा क्योंकि इन दोनों पोस्ट में टाइपिंग इंक्लूडेड है। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर से, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल, 3 सवाल रहेंगे, एक एक मार्क्स का। उसी बेसिस पे क्वेश्चन मैंने तैयार किया है। इंपॉर्टेंट स्कीम्स की गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम, वो भी 3 नंबर रहेंगे, मतलब 3 क्वेश्चन रहेंगे एक एक मार्क्स का। मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन रहेंगे, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 3। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें बेसिक साइंटिफिक कंसेप्ट होगा और रिसेंट डेवलपमेंट, जैसे चंद्रयान मिशन हो गया, फिर नासा का आर्टेमिस मिशन हो गया, ये सब टाइप से पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स से मात्र 2 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद ये आपका रीजनिंग हो गया, जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग है, अरिथमेटिकल रीजनिंग है और ऑड वन आउट है। देखिए, ऑड वन आउट के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन कर रखा है कि 3 क्वेश्चन पूछेंगे। फिर ये डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिक्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये पूरा उन्होंने ये दे रखा है कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे और इसकी संख्या 9 है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के 3 सवाल रहेंगे। और ये मैचिंग कंसेप्ट है, जिसमें इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डेटा एंड सिटी मैचिंग और वर्ड बिल्डिंग, इसके 2 क्वेश्चंस रहेंगे। और बाकी फिर सब्जेक्ट नॉलेज से आपको पता ही है 20 क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट से 10 क्वेश्चन। तो ये पूरा सेट मैंने इसी के बेसिस पे तैयार किया है। आप लोग देखिएगा, फिर उसके बाद अंदाजा लगाइएगा। देखिए, ये क्वेश्चन सेट मैंने अवेलेबल करवाया था फ्री टेस्ट के माध्यम से, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट्स, मतलब 18 स्टूडेंट्स उन्होंने इसको अटेम्प्ट किया है और उसमें उनको पूरा सीबीटी मोड में था, लेकिन फिर उसको मैंने डिसेबल कर दिया है कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड नहीं थे। तो मॉडल टेस्ट 1 हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 यहाँ नाम मैंने दे रखा है। चलिए, पहला क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे जो मैंने रिवीजन सीरीज में रखे हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन की संख्या है टोटल 20, यानी सब्जेक्ट नॉलेज में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कथन यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, ये रिवीजन सीरीज में है, ग्रामीण समाज के बारे में है। ग्रामीण समाज की विशेषता कम शिक्षा स्तर और कम सामाजिक गतिशीलता है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, ग्रामीण जीवन आमतौर पर जटिल, आधुनिक और अत्यधिक व्यक्तिवादी होता है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, संयुक्त परिवार और बंद समुदाय जीवन इसकी सामान्य विशेषताएं हैं। तो हमें बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 3 सही है। स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बताया भी था। ये ग्रामीण जीवन आमतौर पर जटिल नहीं होता है, बल्कि सिंपल होता है। आधुनिक मॉडर्न नहीं होता, बल्कि ये पुराने जमाने से ही लोग जीते आ रहे हैं, मतलब पुराने जमाने के तौर तरीके वहां पे अपनाते हैं। और अत्यधिक व्यक्तिवादी कहने का मतलब कि लोग अपने अपने में ही रहते हैं, जबकि वहां पे समुदाय में, एक संगठन में लोग रहना पसंद करते हैं। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यह जाति प्रणाली जो कि ग्रामीण भारत में है, उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, यानी 3 स्टेटमेंट है। हमें बताना है इन तीनों में से कौन सा गलत है। तो खैर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने रिवीजन सीरीज में भी रखा है। चलिए फिर से एक बार पढ़ लेता हूं। यह पेशा और धार्मिक पवित्रता पर आधारित वंशानुगत सामाजिक पदानुक्रम है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पारंपरिक समाज में व्यवसाय जाति आधारित होते थे, जैसे दलितों को श्रम काम सौंपना। और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, यह प्रणाली सभी जातियों को समान अवसर देती थी कि वे पेशा बदल सके। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो इनकरेक्ट सिर्फ स्टेटमेंट 2 है, इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्टेटमेंट 2 इसलिए गलत है क्योंकि जाति प्रणाली जो है पेशा बदलने की समान स्वतंत्रता नहीं देती है। स्वतंत्रता देती है लेकिन समान नहीं रहती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है ग्रामीण गरीबी की परिभाषा और दायरे के संदर्भ में। तो हमें बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा ध्यान से। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि देखिए, अभी जो एग्जाम चल रहे हैं, 1-1.5 साल से जो भी एग्जाम हो रहे हैं,
उनका प्रीवियस ईयर से कोई लेना देना नहीं है। जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आप लोग इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं एएसओ, बीपीएससी एएसओ 3 बार 4 बार से वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रही थी। लेकिन इस बार जो 2025 में एएसओ हुआ है उसका पैटर्न आप देखिए, अच्छे अच्छे कैंडिडेट का एग्जाम इसमें खराब गया है क्योंकि पैटर्न ही पूरा चेंज था। तो यहाँ भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मोस्टली जो सवाल रहते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड रहते हैं। तो हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरीके का आपको देखने को मिल जाए। और देखिए, ये सब क्वेश्चन आप जब आप सॉल्व करते हैं तो इसमें आपको अपना दिमाग लगाना होता है, कंसेप्ट लगाना होता है। ये सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के नहीं सॉल्व हो सकता। जो लोग एमसीक्यू पढ़ के ये कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनसे इस टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं बनेंगे। वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, रिपीटेड अगर क्वेश्चन आता है तभी उनसे सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, लेकिन पैटर्न तो यही रहेगा। टोटल 70 क्वेश्चंस। रूरल पॉवर्टी इज सोलली डिफाइंड बाय इनसफिशिएंट इनकम। यह क्वेश्चन है आपका स्कोप ऑफ रूरल पॉवर्टी के बारे में, मतलब रूरल पॉवर्टी का डेफिनेशन और उसकी दायरे क्या होती है। तो यहाँ बोला स्टेटमेंट 1 में ग्रामीण गरीबी केवल अपर्याप्त आय से ही परिभाषित होती है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इसमें खराब जीवन स्थितियां, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और सामाजिक बहिष्करण भी शामिल है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है क्षमता वंचना यानी कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन अमर्त्य सेन के अनुसार गरीबी मापन का एक प्रमुख घटक है। हमें बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 3 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए, जो गरीबी होती है, रूरल पॉवर्टी यानी ग्रामीण गरीबी, वह केवल अपर्याप्त आय से ही परिभाषित नहीं होती, बल्कि इसमें हमें और भी चीजें को देखना पड़ता है, जैसे मल्टी डायमेंशनल जिसको बोला जाता है, बहुआयामी, जिसमें स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, जीवन स्तर हो गया। सिर्फ अपर्याप्त आय से ग्रामीण गरीबी परिभाषित नहीं हो सकती। और ये मेरे लेक्चर इंडियन रूरल पॉवर्टी में भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है इसको। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है। रूरल डेमोग्राफी इज मार्क्ड बाय, यानी ग्रामीण जनसंख्या संरचना की विशेषता क्या है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ग्रामीण गरीबी में, ग्रामीण जनसंख्या में उच्च जन्म दर होता है, मतलब हाई बर्थ रेट होता है, और अधिक आश्रित जनसंख्या होती है। तो यही डेमोग्राफी है रूरल सोसाइटी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो भारत में गरीबी के आकलन के संबंध में, यानी पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसके संदर्भ में हमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तेंदुलकर समिति ने गरीबी आकलन को उपभोग आधारित संकेतकों यानी इंडिकेटर्स की ओर स्थानांतरित किया था। तो उन्होंने मूव किया था कंजम्पशन बेस्ड इंडिकेटर्स की ओर। उससे पहले कोई और इंडिकेटर्स इस्तेमाल होते होंगे। दूसरा स्टेटमेंट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर शामिल होते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है लक्कड़वाला समिति ने क्षमता आधारित दृष्टिकोण को अपनाया था। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 सही है। ये गलत है। लक्कड़वाला समिति ने वो क्षमता आधारित दृष्टिकोण को नहीं अपनाया था, बल्कि क्षमता आधारित दृष्टिकोण को किसी ने नहीं अपनाया है गरीबी मापने के लिए। ये लक्कड़वाला समिति और आलक समिति, ये लोग कैलोरी इनटेक पे गरीबी आकलन करते थे। एक दिन में ग्रामीण क्षेत्रों में एक इंसान कितना कैलोरी इनटेक करता है, अगर 2400 कैलोरी से वह कम ले रहा है तो वह गरीब है, और शहरी क्षेत्र में अगर 2100 कैलोरी से कम ले रहा है तब वह गरीब है। तो ये क्षमता आधारित दृष्टिकोण कभी नहीं अपनाया गया था किसी के द्वारा। तो यहाँ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। ग्रामीण भारत में संरचनात्मक बनाम चक्रीय गरीबी पर विचार कीजिए, यानी कि स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल पॉवर्टी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चलिए, साइक्लिकल पॉवर्टी, चक्रीय गरीबी जिसको बोलते हैं, कृषि की मौसमी उतार चढ़ाव से उत्पन्न होती है। दूसरा स्टेटमेंट है संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल पॉवर्टी जो होती है, भूमि असमानता और सामाजिक बाधाओं में निहित होती है, उसी में वह रूटेड होता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? साइक्लिकल गरीबी जो होती है स्थायी और वंशानुगत होती है। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए, साइक्लिकल यानी चक्रीय गरीबी, यह स्थायी कभी नहीं होती, यह अस्थायी होती है। प्रोडक्शन आप अपना बेच रहे हैं, उस समय तो आपकी गरीबी नहीं रही, कुछ समय के लिए आपके पास तो पैसा आ गया, आपका जीवन चल रहा है, लेकिन बाकी समय क्या है, फिर आप गरीब हो जाते हैं। जैसे ही वो पैसा खत्म होता है आप गरीब हो जाते हैं। तो यह बार बार लौटते रहता है। इंसान गरीबी से बाहर निकलता है, फिर गरीबी में आ जाता है। तो यह स्थायी तो नहीं होती और वंशानुगत नहीं है। ऐसा नहीं है कि गरीबी वंश दर वंश ये चलती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सोशल कैपिटल एंड रूरल पॉवर्टी, यानी सामाजिक पूंजी और ग्रामीण गरीबी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है सामाजिक पूंजी और ग्रामीण गरीबी के बारे में।
तो ये दोनों में क्या रिलेशन है? तो ये विश्वास व सहयोग स्थानीय अवसरों तक पहुंच में सहायक होते हैं। दूसरा, सामाजिक बहिष्करण नेटवर्क व लाभों की पहुंच सीमित करता है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? तो सामाजिक पूंजी हमेशा संपत्ति की कमी की भरपाई कर देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए स्टेटमेंट 3 कैसे गलत हो रहा है। सामाजिक नेटवर्क सहायक होते हैं लेकिन संपत्ति का पूरा विकल्प नहीं होते। यहाँ स्टेटमेंट में क्या दे रहा है, क्यों गलत हो रहा है कि सामाजिक पूंजी हमेशा संपत्ति की कमी की भरपाई करती है, वैसा तो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो ये एनआरएलएम के संदर्भ में है और एनआरएलएम में जो कन्वर्जेंस है यानी अभिसरण, तो अभिसरण एनआरएलएम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हैंडबुक में यानी एनआरएलएम का कन्वर्जेंस हैंडबुक है, उसमें अभिसरण कार्यवाही के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र सूचीबद्ध किए गए हैं। तो एनआरएलएम का कन्वर्जेंस हैंडबुक ही है एक स्पेशली, उसमें ये सब चीज लिस्ट दिया गया है। तो हो सकता है आपको इससे भी क्वेश्चन है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट नॉलेज में सिलेबस एक कन्वर्जेंस एकदम क्लियरली मेंशन्ड है। ये सेक्शन 3 या सेक्शन 4 में है। तो ये देखिए इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। मजदूरी, रोजगार और सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सूचीबद्ध है। दूसरा, आजीविका और अन्य आवश्यकताओं के लिए ऋण तक पहुंच। तीसरा, जल संसाधनों का सृजन। और चौथा स्टेटमेंट है स्वास्थ्य, शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चारों के चारों मेंशन। तो इन सब के अलावा मजदूरी, रोजगार जो कि आपका मनरेगा हो गया, और सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन, तो ये मनरेगा से अचीव होता है। आजीविका और अन्य आवश्यकताओं के लिए ऋण तक पहुंच, तो ये जैसे कि ऋण के लिए क्या हो गया, कन्वर्जेंस प्लान के अंतर्गत बैंक लिंकेज, बैंक के साथ और पंचायती राज एसएसजी के थ्रू वो लोन मिलता है। जल संसाधनों तक पहुंच, जल संसाधनों तक पहुंच कैसे होगा, तो इरिगेशन फैसिलिटीज, नल जल योजना का उपयोग करके, तो वो क्या है, कन्वर्जेंस ही तो हो रहा है। एनआरएलएम डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स को यूज करके जो उनके टारगेट ग्रुप्स हैं वहां तक पहुंचा रही है। और सबसे लास्ट में क्या है, स्वास्थ्य के लिए तो आयुष्मान भारत हो गया, शिक्षा के लिए एजुकेशनल कोई सा भी स्कीम होगा वो, तथा महिला एवं बाल विकास से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है, ये सब चीजें। तो देखिए इन सब के अलावा और क्या चीजें, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब कुछ कन्वर्जेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनआरएलएम में इंपॉर्टेंट वो लिस्टेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाई वाज पॉवर्टी गैप इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड अलोंग विद द हेड काउंट रेशियो, यानी गरीबी अंतर सूचकांक जो है उसको हेड काउंट रेशियो के साथ क्यों जोड़ा गया। तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट इसका सही होगा। तो देखिए एक एक ऑप्शन में पढ़ते जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 सही है। ये क्यों सही है, देखिए हेड काउंट रेशियो में बेसिकली क्या बताया जाता है कि जिस भी जगह का वो हेड काउंट रेशियो निकाल रहे हैं वहां ये बताएगा कि कितने लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, और वह तीव्रता को नापने के लिए फिर पॉवर्टी गैप इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दूसरा स्टेटमेंट सबसे बेस्ट इस पे फिट बैठ रहा है कि गरीबी रेखा तक पहुंचने हेतु आवश्यक औसत आय अंतर को मापने के लिए, तो ये तीव्रता को नापने के लिए। लेकिन हेड काउंट रेशियो गरीबी की तीव्रता को नहीं बताता है, बस ये बताता है कि इतने लोग गरीब हैं। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट जो है थर्ड और फोर्थ गलत हो रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। तो कृषि क्षेत्र में लोग हद से ज्यादा डिपेंडेंट है, एक ही फैमिली के 10 या 6 लोग उसमें जमीन में खेती में इन्वॉल्व हैं, तो उससे क्या हो रही है, प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन वहां पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सीन क्रिएट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, सही युग्म चुनिए। देखिए एक तरफ इधर कुछ लिखा हुआ है स्टेटमेंट और उसके बारे में उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो हमें बताना इन तीनों में से कौन सा सही पेयर है। सबसे पहला है आपका छोटे सीमांत किसान यानी बिखरी भूमि, फ्रेगमेंटेड लैंड। दूसरा डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी नेशनल इकोनॉमी। और तीसरा लो प्रोडक्टिविटी, तो ट्रेडिशनल मेथड। तो इसका राइट आंसर होगा तीनों के तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन बी सही है, तीनों सही है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कैसे होते हैं, जिनके पास जमीन जो है बिखरा हुआ है, छोटा थोड़ा सा जमीन यहाँ है, थोड़ा सा जमीन यहाँ है, ऐसा नहीं कि एक मुश्त उनके पास 40 बीघा या 50 बीघा, छोटे छोटे भूमि है, तो वो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स के पास ही होते हैं। दूसरा डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, तो ये हमने इंडियन इकोनॉमी में ही पढ़ा था, मतलब इंडियन रूरल इकोनॉमी में, कि भारत की मोस्टली आबादी जो है 65 से 70% वह गांव में निवास करती है, और रूरल यानी कि गांव के जो निवासी होते हैं, गांव का समाज, वो मोस्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट, अब तीसरा कैसे सही है, लो प्रोडक्टिविटी, कम उत्पादकता किसके कारण होती है, तो पारंपरिक तकनीक इस्तेमाल करने के कारण।
अगर मॉडर्न फार्मिंग इस्तेमाल करेंगे तो फिर कम उत्पादकता क्यों रहेगी, तो उत्पादकता बढ़ेगी है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब देखिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। और देखिए पीडीएफ और नोट्स जो मैंने प्रोवाइड किए हैं उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, तो ये सब क्वेश्चंस कुछ नहीं लगेंगे। बस क्वेश्चन देखिए बड़ा है, ये पूछने का तरीका हो रहा है ये, क्योंकि एग्जाम्स जो है आयोग, जो भी आयोग है वह क्या कर रही है, अब सिलेक्शन पे नहीं बल्कि रिजेक्शन पे ज्यादा फोकस कर रही है कि कैसे हम कैंडिडेट को हम छांट सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन भी तो बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पंचायती राज पर प्रमुख समितियों की ऐतिहासिक विकास और सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है बलवंत राय मेहता समिति 1957 के बारे में। उन्होंने क्या कहा था कि ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव का सुझाव दिया था और राजस्थान के नागौर में त्रिस्तरीय प्रणाली के क्रियान्वयन की नींव रखी थी उन्होंने। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जीवी के राव समिति 1985 ने इस बात पर जोर दिया था कि मजबूत पंचायतों के अभाव में ग्रामीण विकास कार्यक्रम असफल रहते हैं और पंचायतों को ग्रामीण विकास की मुख्य संस्था के रूप में सिफारिश की। अब तीसरा स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं, तो एलएम सिंघवी समिति के बारे में है 1986। ये स्वतंत्रता के बाद पहली समिति थी जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की दृढ़ सिफारिश की और ग्राम सभा को आधार के रूप में मजबूत करने पर बल दिया था। ये तीनों स्टेटमेंट को पहले ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, अनौपचारिक क्षेत्र का योगदान आधिकारिक जीडीपी कैलकुलेशन में अक्सर सही रूप से क्यों नहीं गिना जाता। ये देखिए क्वेश्चन है इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में कि इनफॉर्मल सेक्टर को जीडीपी में ऑफिशियली कैलकुलेट नहीं किया जाता, क्यों, उसके पीछे रीजन पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन से एक बार पढ़ लेते हैं, चूंकि छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्षेत्र कौशल आधारित और पारिवारिक उन्मुख है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, क्योंकि इसमें औपचारिक मान्यता और संगठित ढांचे की कमी होती है। यही इसका राइट आंसर होगा। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इसमें कोई आपको फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता, कोई किसी तरीके का अप्रूवल नहीं लेना होता सरकार से, तो आप सरकार की नजर से दूर हैं, वह इनफॉर्मल हो गया। और जब इनफॉर्मल है, सरकार की नजर में है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे हो पाएगा, और उसका कोई एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर तो होता है नहीं, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि जीडीपी में बेसिकली क्या देखा जाता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में हम एक टेरिटरी के अंदर कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए। तो जब ये इनफॉर्मल है, किसी की नजर में ही नहीं है, तब वो सरकार को कैसे पता चलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सरल और पारंपरिक ग्रामीण जीवन के विपरीत क्या है। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है विच कॉन्ट्रास्ट विद सिंपल ट्रेडिशनल रूरल लाइफ। हिंदी में इसी चीज को बोला जाता है कि सरल और पारंपरिक ग्रामीण जीवन। तो ये हमने ग्रामीण समाज के बारे में विशेषता देखा था कि उसकी जीवन कैसी होती है, सरल होती है और पारंपरिक जीवन होती है, मतलब लोग परंपरा को वहां ज्यादा फॉलो करते हैं। तो उसके अपोजिट क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैश्वीकरण से आधुनिक उपभोग संस्कृति। मतलब कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट यह है, इसका उल्टा क्या होगा, सिंपल का उल्टा क्या है कि आप मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, और पारंपरिक जीवन का कहने का मतलब कि आप एडवांस्ड लाइफ जी रहे हैं, परंपरा में बहुत ज्यादा आप विश्वास नहीं रखते हैं, उसको तोड़ भी देते हैं। लेकिन गांव में परंपरा संस्कृति को जल्दी नहीं तोड़ा जाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ देखिए कुछ कथन दिया गया है, हमें एक एक करके पढ़ना है और बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, डे एनआरएलएम को जून 2013 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित करके लॉन्च किया गया था और मार्च 2016 में इसका नाम बदल दिया गया। और दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि डे एनआरएलएम का वित्त पोषण केंद्र और राज्यों के बीच 60-40 अनुपात में है। उत्तर पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी जो लागत है वह केंद्र ही वहन करता है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि डे एनआरएलएम सुनिश्चित करता है कि लाभार्थियों में 50% SC/ST, 15% अल्पसंख्यक और 3% दिव्यांग हो। और अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एसएसजी के कुल सदस्यों में 30% तक सदस्य गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर के हो सकते हैं और ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन बेसिकली देखिए ये एनआरएलएम से रिलेटेड है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। उसका कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 4 सही है, बाकी ये दोनों गलत है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है कि एसएसजी गठन और पूंजी सहायता के बारे में कुछ कथन दिया गया है, कौन सा कथन इसमें सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, सामान्यतः एसएसजी सदस्यता जो है वो 10 से 20 मेंबर्स की होती है, जो कि कठिन और जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम 5 सदस्य हो सकते हैं।
दूसरा स्टेटमेंट है RF यानी कि रिवॉल्विंग फंड 20,000 से 30,000 तक होता है और 3 से 6 महीने के अस्तित्व वाले SSG के लिए जो पंचसूत्र पालन करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है CIF सीधे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा SSG को दिया जाता है। और चौथा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि NRLM के तहत कोई पूंजी सहायता नहीं दी जाती, संस्थागत वित्त का उपयोग किया जाता है। तो इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 4 सही है। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो है ये SSG को नहीं दिया जाता डायरेक्टली। CIF जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जाता तो है SSG को लेकिन डायरेक्टली नहीं जाता। यहाँ वर्ड लिखा हुआ है रूटेड डायरेक्टली टू SSG। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से ही आता है, लेकिन ये VO को दिया जाता है। VO के माध्यम से SSG के पास जाता है, ना कि डायरेक्टली SSG के पास। SSG के पास डायरेक्टली जाता है रिवॉल्विंग फंड। ये सब NRLM के बारे में और जो सोशल मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन था उसमें पूरे अच्छे तरीके से मैंने वीडियो में बताया है और नोट्स में भी ये पूरे अच्छे तरीके से मेंशन्ड है। अगला क्वेश्चन है सोशल मोबिलाइजेशन इज फंडामेंटली डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग कम्युनिटी अवेयरनेस एंड एक्शन। ये सोशल मोबिलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, ये बोल रहा है कि यह केवल कमजोर वर्गों को सब्सिडी और प्रत्यक्ष वित्तीय हस्तांतरण प्रदान करने पर केंद्रित है सोशल मोबिलाइजेशन। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? तो ये दूसरा ऑप्शन, यह लोगों को सामाजिक परिवर्तन में भाग लेने के लिए संगठित और प्रेरित करता है जिससे वे अपने अधिकार, जिम्मेदारियों और संसाधनों के प्रति जागरूक बन सके। तीसरा ऑप्शन है यह सरकारी नियमों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष से नीचे नियंत्रण दृष्टिकोण को अनिवार्य बनाता है। और अगला सबसे लास्ट ऑप्शन है यह सामूहिक कार्यवाही को मुख्यतः स्वास्थ्य समस्याओं तक सीमित करता है और बेरोजगारी या गरीबी से संबंधित मुद्दों को बाहर रखता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते ही पढ़ते आपको आंसर मिल गया होगा। इसका ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह क्या करता है? सोशल मोबिलाइजेशन यह लोगों को सामाजिक परिवर्तन में भाग लेने के लिए संगठित करता है और प्रेरित करता है जिसपे NRLM काम कर रही है, जिससे वे अपने अधिकार, जिम्मेदारी और संसाधनों के प्रति जागरूक बनते हैं। उनके हाथ मिला के कुछ नहीं दे दिया जाता कि लो भैया ये ले लो। उनकी गरीबी को दूर करना है, साथ में यह भी सुनिश्चित करना है कि वह जो गरीबी दूर हुई वह सतत तरीके से हुई, वो टिकाऊ हुई। ऐसे नहीं कि आज हमने गरीबी दूर कर दिया और फिर वहां से हाथ हटा दिया तो वो हम पे डिपेंडेंट हो गया। अगर हम लोग अपना सपोर्ट हटाते हैं तो वो फिर से गरीब हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं करती है। ये जिन ग्रुप्स को टारगेट करती है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। NRLM इसी चीज पर फोकस कर रही है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज के संदर्भ में। तो पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं सहायता समूह और उनके महासंघों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट भूमिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां ग्राम पंचायत के लिए स्पष्ट रूप से अनिवार्य की गई है? तो ये ग्राम पंचायत का रोल पूछ रहा है कन्वर्जेंस में NRLM के साथ जो करती है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ये कई सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब एक एक स्टेटमेंट में पढ़ते जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है, 3 और 4 सही है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, उसको डिफाइन कर देता हूँ। ये कन्वर्जेंस बेसिकली पंचायती राज और SSG फेडरेशंस के बारे में दे रहा है। तो चयनित नागरिक सुविधाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी SSG और उनके महासंघों को सौंपना, ये पंचायती राज जो है ग्राम पंचायत का यह रोल है। दूसरा, SSG नेटवर्क की ओर विभिन्न विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना, तो यह भी पंचायती राज का ही रोल है, मतलब ग्राम पंचायत का। तीसरा क्या स्टेटमेंट बोल रहा है? तो SSG महासंघों को कार्यालय स्थान आदि जैसे मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, ग्राम पंचायत का ही तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। और सबसे लास्ट ऑप्शन ये भी सही है, सामुदायिक संपत्तियां और मत्स्य तालाब जैसे पंचायत संसाधनों को SSG और उनके महासंघों को पट्टे पर देना, यानी लीज पे देना। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वह सही है। चारों के चारों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के CRPs, उसको शॉर्ट में बोला जाता है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उन्हें बहुआयामी भूमिका के लिए तैयार करने हेतु कौन से विशेष मॉड्यूल शामिल हैं? देखिए, CRPs क्या होते हैं उसके बारे में भी मैंने बताया है। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ऐसे इंसान होते हैं जिनको रिक्रूट किया जाता है कि वह SSG में महिलाओं को रिक्रूट करें और फॉर्म करें, उनको ट्रेन करें। ये सारा कुछ सिर्फ उनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि एक SSG का पूरा मॉनिटरिंग उन्हीं के हाथ में होता है। उनके हाथ में नहीं, बल्कि उनका बहुत बड़ा रोल होता है। उनको पंचसूत्र पालन कराना, सिखाना, सब कुछ फॉर्म करना, क्योंकि कोई भी महिलाएं आए हैं, नई नई आए हैं, उनको ट्रेन करने के लिए तो कोई चाहिए, वो CRPs ही होते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि उनको ट्रेनिंग, क्योंकि CRP को भी ट्रेनिंग प्रदान किया जाता है NRLM की तरफ से, SRLM की तरफ से, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की तरफ से। तो उनको तैयार करने के लिए, उनको ट्रेनिंग करने के लिए एक मॉड्यूल होता है। कौन कौन सा मॉड्यूल
उस मॉड्यूल के अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं, क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन, तो उनको आयकर दाखिल करना यानी इनकम टैक्स फाइलिंग करना और बैंकिंग रेगुलेशन के साथ कंप्लायंस करना। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो स्वयं सहायता समूह की मूल बातें, लेखा जोखा और वित्तीय प्रबंधन, अधिकारिता, नेतृत्व और विवाद प्रबंधन, इस चीज के बारे में उनको ट्रेन किया जाता है, उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल में है। तीसरा, केवल तकनीकी कृषि कौशल पर ध्यान केंद्रित करना और वित्तीय साक्षरता की अनदेखी करना। अगला क्या है, तो प्रशिक्षण को केवल सरकारी योजनाओं और अधिकारों तक सीमित रखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक सीआरपी के ट्रेनिंग मॉड्यूल में क्या क्या चीज होता है, तो स्वयं सहायता समूह की मूल बातें, लेखा जोखा, वित्तीय प्रबंधन, अधिकार और अधिकारिता, नेतृत्व तथा विवाद प्रबंधन, उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल में ये होता है। ये थोड़ी होता है इनकम टैक्स फाइलिंग, क्योंकि सीआरपीस कौन होते हैं, एसएसजी की ही एक्सपीरियंस्ड महिला होती हैं, तो वो अनएजुकेटेड है, तो वो भैया इनकम टैक्स फाइल करने के लिए उनको एजुकेटेड होना होगा, टैक्स स्लैब समझना होगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, उनको आप कैसे सिखा सकते हैं कि आप इनकम टैक्स फाइलिंग करिए और बैंकिंग रेगुलेशन को के साथ आप कंप्लायंस करिए। उनको समझ में ही नहीं आएगा कि बैंकिंग रेगुलेशन क्या है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसमें यहाँ बोल रहा है कि सिर्फ तकनीकी कृषि कौशल पर ध्यान केंद्रित करना और फाइनेंशियल लिटरेसी को अनदेखी करना, तो ये चीज तो नहीं होता। और ये प्रशिक्षण को केवल सरकारी योजनाओं तक, मतलब ये तो बात होगी कि उनको डिपेंडेंट बना दो, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली एसएसजी के पूरे फॉर्मेशन और उनका जो देख रेख होता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, सारा कुछ मैनेज करना, यही सीआरपीस का काम है। अब चलिए सब्जेक्ट नॉलेज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी सेवा ग्रामीण कल्याण में सहायक है? तो यहाँ कुछ सेवा दिया गया है, हमें बताना है कि ग्रामीण सेवा में कौन सी सहायक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। यही ग्रामीण सेवाएं की एक सहायक है। बाकी लग्जरी टूरिज्म ये ग्रामीण समाज में हमें थोड़ी देखने को मिलता है। लग्जरी टूरिज्म, स्टॉक मार्केट भी हमें नहीं देखता। एक्सपोर्ट ओनली फार्मिंग, तो ये भी सर्विस वहां पे नहीं है। एक्सपोर्ट ओनली फार्मिंग, वहां पे फार्मिंग ही है ऐसी है कि जिसकी उत्पादकता कम है, और उसमें हम लोग एक्सपोर्ट ओनली टर्मिनोलॉजी पे आ जाएंगे, उस कंसेप्ट पे आ जाएंगे, तो ये गलत है। चलिए यहाँ सब्जेक्ट नॉलेज का 20 क्वेश्चन हो गया। अब स्कीम से 3 क्वेश्चन है, तो स्कीम से मैंने 3 क्वेश्चंस रखे हैं, सब अलग अलग प्रकार के। इसको देखिएगा, अगर सेशन में मजा आ रहा है तो लाइक बटन दबा दे और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए मैं आप लोगों के लिए हर एंड तक, मैं जो भी पॉसिबल हो सकता है, मैं आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट लाऊंगा। और देखिए इतना फ्रीक्वेंट मैं इसलिए नहीं रहता हूँ क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, सबसे पहली बात। दूसरा, तो ये कंटेंट लाने के लिए मुझे थोड़ा खुद पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है कि आपके लिए ऐसा कौन सा क्वेश्चन मैं पुटअप करूं जिससे आपका कंसेप्ट जो है सिर्फ उसी तक नहीं रहे, बल्कि 2-3 टॉपिक और से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्कीम्स जैसे एमजी नरेगा हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम किसान योजना और एनआरएलएम जैसी योजनाओं का उद्देश्य पूछ रहा है। तो इसका उद्देश्य एक ही है, ऑप्शन बी, ग्रामीण आजीविका व अवसंरचना सुधारना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, इसका उद्देश्य 2024 तक सभी पात्र ग्रामीण और शहरी गरीबों को पक्का घर प्रदान करना है। देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों दिया कि सभी पात्र ग्रामीण और शहरी गरीब, क्योंकि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, हो सकता है बहुत लोग यहाँ गलत कर दें। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा है, ऐसा तो नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। अगर ऐसा लिखा रहता तो उससे रिलेटेड रहता, तो ये ऑप्शन 1 भी सही हो सकता है। लेकिन आगे हम लोग स्टेटमेंट और देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, शहरी घटक का क्रियान्वयन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जबकि ग्रामीण घटक ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन के लिए SECC यानी कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस 2011 में जो हुआ था उसके आंकड़ों पर आधारित है। तो लाभार्थी ये चुनता है इसके माध्यम से। तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी पात्र ग्रामीण और शहरी गरीबों को पक्का घर प्रदान करना है। ये मैंने स्कीम्स के चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तो ये शहरी घटक जो होता है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अर्बन, वो शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संभाला जाता है, और रूरल जो है वो रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा संभाला जाता है। और ये जो बेनिफिशियरी उठाते हैं यह SECC 2011 के डेटा से। लेकिन वही NRLM जो डेटा उठाती है पार्टिसिपेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पुअर के माध्यम से, ना कि SECC के। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है।
यहाँ मैंने उसको कंफर्म कर दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी स्कीम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि स्कीम्स में टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, अभी तक 2 मैंने बताया। तीसरा क्वेश्चन ये है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है, तो इसे 2015 में भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए शुरू किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसके 3 मुख्य घटक हैं, डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल शासन और डिजिटल सशक्तिकरण। देखिए इंग्लिश में भी इसको मैंने लिख रखा है, सारा कंटेंट मेरा बाइलिंगुअल होता है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश चीज को देखिए, इंग्लिश कंटेंट को देखिए, और हिंदी वाले हिंदी कंटेंट को देख सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तो भारत नेट परियोजना डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। अब आइए अगला कौन सा टॉपिक होगा हमारा, तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 से किस साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया गया है। देखिए ये मैंने अवार्ड्स एंड ऑनर्स का जो आज वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने इसके बारे में बताया। तो ये क्वेश्चन को स्वरूप बदल सकते हैं, लेकिन कंटेंट तो यही होगा। ये पूछ सकते हैं कि बानू मुश्ताक को कौन सा इस साल का एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, हो सकता है इस तरीके से भी पूछा जाए। तो यहाँ पे मैंने स्वरूप को बदल दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द हर्ट लैम्प। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ओ श्रेणी में 2025 के ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस्ट वैश्विक तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया है। तो ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है, तो इससे भी क्वेश्चन रहेगा क्योंकि अवार्ड में लिखा हुआ है नेशनल और इंटरनेशनल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को यह मिला है ओ श्रेणी में 2025 का ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस्ट अवार्ड फॉर ग्लोबल टोबैको कंट्रोल, वो भी ओ कैटेगरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अवार्ड से है, इंटरनेशनल अवार्ड है। 2025 में हुए बाफ्टा, ये इसका 78वां एडिशन था। बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किन्होंने अपने नाम किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉन्क्लेव। ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो ये अवार्ड में मैंने बताया था अनूरा। चलिए अगला सेक्शन देखते हैं जो कि है ऑर्गेनाइजेशन नेशनल और इंटरनेशनल। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन नबार्ड एंड सिडबी। यहाँ नबार्ड और सिडबी के बारे में डिफरेंस पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नबार्ड ग्रामीण व कृषि ऋण पर केंद्रित है, जबकि सिडबी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, जिसको हम लोग एमएसएमई बोलते हैं, उसके वित्त पोषण पर केंद्रित है। तो नबार्ड का फुल फॉर्म ये होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और सिडबी का मतलब ये होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यह आप हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो लेक्चर है यूट्यूब पे, उसमें आप देखिएगा इन सभी के बारे में किस किस कैटेगरी के आते हैं, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बाइफरकेट करके बताया ताकि आप लोगों को एकदम पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 2025 तक विश्व बैंक के मुख्यालय और नेतृत्व का सही मिलान करता है। तो देखिए क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक से 2 डेटा दिया गया है, एक तरफ है उसके हेडक्वार्टर का और दूसरा करेंट में जो प्रेसिडेंट है यानी वर्तमान में उसके अध्यक्ष है, उसके बारे में एक पेयर दिया गया है। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन, कौन सा पेयर वो सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और उसके वर्तमान में यानी कि 2025 में अध्यक्ष हैं अजय बंगा जी, ये इंडियन है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है एग्जाम में आए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्रामीण गरीबों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैपार्ट। तो ये कैपार्ट क्या करती है, कैपार्ट का फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ये काम क्या करती है, तो ग्रामीण रोजगार व तकनीकी संवर्धन यानी कि टेक्नोलॉजी प्रमोशन के लिए एनजीओ का सहयोग करती है। चलिए यहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आइए यहाँ देखते हैं हम लोग स्पोर्ट्स से। तो देखिए यहाँ स्पोर्ट्स से 3 क्वेश्चन आ गया है। जब मैं ये पीडीएफ चेक कर रहा था तो उसमें 3 क्वेश्चन आ गए, जबकि हमारे सिलेबस में 2 क्वेश्चन दिया गया। तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक क्वेश्चन आप ज्यादा कर ले रहे हैं तो आपका ही नॉलेज गेन होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में पहला स्थान किस टीम ने प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन आर्मी। यानी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में इंडियन आर्मी जो है वह फर्स्ट रैंक पे है। अगला क्वेश्चन है 38वें नेशनल गेम्स 2025 भारत में कहां आयोजित हुए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में, और ये उत्तराखंड में पहली बार आयोजित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2025 के शतरंज विश्व कप को जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिव्या देशमुख। तो चलिए यहाँ अवार्ड्स का 3 क्वेश्चन कर दिया हमने। अब यहाँ आइए हम लोग देखते हैं अगला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो रहा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसका मैंने यहाँ पे एक रूपरेखा रखा है। भारत की होप मिशन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्या करती है? अत्यधिक अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों में मानव जीवन क्षमता का अनुकरण करती है, मतलब कि वहां सिमुलेट करती है ह्यूमन सर्वाइवल इन एक्सट्रीम स्पेस लाइक कंडीशन। तो ये होप मिशन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। होप मिशन का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन। यह मिशन जो है बेसिकली क्यों बनाया गया था? तो मिशन टेस्टेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, जो क्रू ऊपर जाती है उनके लिए, और वहां वो लोग कुछ समय बिताते हैं किसी दूसरे जगह पे, जैसे गगनयान मिशन और मार्स मिशन जो होना है, उसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्रू एंड्योरेंस और हैबिटेट टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया के, भारत के अपकमिंग स्पेस मिशन है, उन सब के लिए, जैसे अभी मैंने बताया गगनयान और मार्स मिशन, उन सब के लिए यह होप मिशन स्टार्ट किया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। भारत ने जून 2025 में भारतीय भाषाओं के लिए कौन से स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत जिन। जून 2025 में ये लॉन्च किया गया था। भारत जिन नाम से एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। तो ये क्यों डेवलप किया गया था? तो ये बेसिकली जितने भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेशन करने के लिए। तो ट्रांसलेट करके क्या फायदा होगा? ताकि आप संवाद में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी दूसरे जगह पे। तो ये एआई खास उसी चीज के लिए बेस्ड है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो नासा के आर्टेमिस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो आर्टेमिस मिशन है नासा का, ये मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस भेजना और स्थायी चंद्र अन्वेषण स्थापित करना, यानी कि सस्टेनेबल लूनर एक्सप्लोरेशन। कहने का मतलब, ये सस्टेनेबल वर्ड कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप वहां जाएं और उस चीज को बर्बाद कर दें। वहां पे आप टिके रहें और अच्छे तरीके से वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको आप खराब ना करें, और आपका जो एक्सप्लोरेशन है यानी कि अन्वेषण है वह भी टिका रहे। ऐसा नहीं कि जाए और ऐसी परिस्थिति हो कि जिसके कारण आपका एक्सप्लोरेशन तुरंत खत्म हो जाए। तो आर्टेमिस मिशन उसी से संबंधित है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन। अब अगला ये टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, उससे 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये देखिए सभी कोई को पता होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरुमुखी लिपि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 मॉडर्न हिस्ट्री से, स्थायी बंदोबस्त किस व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये जमींदारी व्यवस्था। यह व्यवस्था बेसिकली 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में लागू की गई थी, जिसमें जमींदारों को स्थायी भूस्वामी बनाया गया था और राजस्व स्थायी रूप से निर्धारित किया गया था इसमें परमानेंट सेटलमेंट में, यानी कि स्थायी बंदोबस्त में। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। 1820-21 में प्रारंभ हुए होह विद्रोह का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो होह विद्रोह बेसिकली किस क्षेत्र में हुआ था, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था ये। तो ये होह विद्रोह का कारण क्या था, क्यों किया गया था? तो ब्रिटिश का कर नीति और बाहरी प्रभुत्व यानी कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो था उसके विरोध में यह होह विद्रोह किया गया था छोटा नागपुर एरिया में। अब चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का 3 क्वेश्चन। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स आएंगे। तो रीजनिंग के कितने 11 क्वेश्चन थे। तो 11 क्वेश्चन को जैसा जैसा टॉपिक दिया गया उसके हिसाब से मैं क्वेश्चंस करवाते जा रहा हूँ। तो चलिए रीजनिंग का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित है, वैसे ही ग्रह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी। पैथोलॉजी क्या है? वह बीमारी से ही संबंधित है। जब लोग बीमार होते हैं तो अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, वो पैथोलॉजी में होता है। ठीक उसी तरीके से खगोल विज्ञान ग्रह से संबंधित है। ग्रह के बारे में अगर हमें कुछ जानना है, उसकी पढ़ाई करनी है, तो हम लोग खगोल विज्ञान पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको आने की संभावना है, क्योंकि सीबीटी है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी इसमें होगा ही। यहाँ कुछ फिगर का सेट दिया गया है और अगला क्वेश्चन मार्क है कि अगला फिगर कौन सा आएगा, और नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा। देखिए इसमें अगला जो फिगर आएगा वह ऑप्शन ए है। तो देखिए ऐसे फिगर बेस्ड जो प्रॉब्लम होता है, जो एक सीरीज में चलता है, अगला सीरीज पूछा जाता है, वह सॉल्व करने के लिए क्या है, ये देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा। इसमें एक एक कंपोनेंट को आप देखिए। जैसे सबसे पहले हम लोग इस ट्राइंगल को देखते हैं। तो फर्स्ट फिगर में ट्राइंगल यहाँ है, और सेकेंड फिगर में क्या हो रहा है, ये लेफ्ट टू राइट हो जा रहा है और टॉप डाउन हो जा रहा है। ये पहले फिगर में ऐसे है, दूसरे फिगर में ये ठीक उल्टा हो जा रहा है। ठीक तीसरे फिगर में आइए, तो तीसरे फिगर में यह नीचे आ जा रहा है, टॉप राइट था अब राइट बॉटम हो गया।
और फिगर उल्टा हो गया। फिर अगले फिगर में क्या है, यह लेफ्ट बॉटम हो गया, तो बाएं तरफ आ गया और यह फिगर उल्टा हो गया। तो नेक्स्ट में कहाँ जाएगा, नेक्स्ट में ये ऊपर आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, और यह सीधा हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा है, इस तरीके से है तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। उससे हम लोग देख के मिला सकते हैं, तो 2 ऑप्शन, बाकी तो एलिमिनेट हो जाएंगे। 2 ऑप्शन यहाँ फिट बैठ रहा है। अब दूसरा कोई एक फिगर को पकड़ लीजिए और उससे रिलेट करके देखिए, तब आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये सब टाइप के प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक वर्ड का सीरीज दिया हुआ है, हमें बताना है कि अगला इसके स्थान पे कौन सा आएगा। तो ये कुछ पैटर्न फॉलो करता है। ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, W से P, P से J, J से E और E से A। तो एक कोई पैटर्न होगा। पैटर्न क्या है, तो W से P जाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, -7 कर रहे हैं। P से J जाने के लिए हम लोग -6 कर रहे हैं। J से E जाने के लिए हम लोग -5 कर रहे हैं इसके प्लेस वैल्यू से, और E से A आने के लिए हम लोग -4 कर रहे हैं। तो अगला -3 होगा। A का जो प्लेस वैल्यू है उसमें -3 कर दीजिए, हम लोग x पे पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये रीजनिंग का है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन रीजनिंग में अर्थमेटिकल रीजनिंग जो पोर्शन दिया गया है ये ऐसा ही क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया है, 26 ने कला यानी आर्ट्स ने लिया है, और 2 ने दोनों चीज लिया है, यानी आर्ट्स और म्यूजिक दोनों लिया है। तो हमें बताना है कि कक्षा में कितने छात्रों ने ना ही संगीत और ना ही कला लिया है। तो देखिए इसको आप जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, वेन डायग्राम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका सिंपल प्रोसेस है। संगीत या कला लेने वाले दोनों छात्र कितने हैं, तो संगीत लेने वाले कितने हैं 18, और कला लेने वाले कितने हैं तो 26। ये हो गया दोनों लेने वाले, और 2 ऐसे हैं जो कुछ नहीं ले रहे हैं, तो इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 42। 42 स्टूडेंट्स हो गए, ये टोटल रेशियो आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है कि 50 में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ नहीं लिया, तो 50 में से सीधे हम 42 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ नहीं लिया, इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल है, आपको जिस भी तरीके से सॉल्व करना है कर लीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अरिथमेटिकल रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ एक इक्वेशन दिया गया है और यहाँ साइन कुछ नहीं है, ब्लैंक है। हमें ये क्वेश्चन में बेसिकली यही बोल रहा है कि इन दोनों जगह पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा साइन आएगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाए। एक एक करके ट्राई करके देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पहला जो साइन होगा ये यहाँ पे आएगा प्लस, फिर 4 और इंटू 2 होगा। यही ना साइन दिया गया है प्लस और इंटू का, ये इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब यहीं पे बहुत सारे लोग गलत करेंगे जिनको बॉडमास रूल नहीं पता है। वो क्या करेंगे, 8 और 4 12 और 12 दूनी 24। तो ये तो खैर नहीं है, और ऐसे भी ये सॉल्व नहीं होता। इसको सॉल्व किया जाता है, देखिए बॉडमास का रूल, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 2 कितना होता है 8, और 8 प्लस 8 इक्वल टू 16। तो ये समीकरण सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का। ये ब्लड रिलेशन से है, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग आपके सिलेबस में दिया गया है, तो ब्लड एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत ब्लड रिलेशन आता है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए की माँ बी की बहन है और बी की एक पुत्री सी है, तो ए का बी के साथ क्या संबंध होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए एक एक स्टेप करके इसको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले हम लोग पहला स्टेटमेंट से रिलेशन निकालते हैं। ए की माँ बी की बहन है, तो ए नीचे होगा। फैमिली ट्री अगर देखें तो ए नीचे होगा, क्योंकि इसकी माँ के बारे में बात हो रहा है। यहाँ कोई लेटर असाइन नहीं है, इसलिए यहाँ हम लोग ऐसे देते हैं। और जिनका जेंडर स्पेसिफाइड है उस साइन के नीचे आप माइनस लगा दीजिएगा। तो ए की माँ एक फीमेल है, तो उसके नीचे मैंने माइनस लगा दिया। ए की माँ बी की बहन है, तो ये बी की बहन है, बी की बहन ये है ए की माँ। बी का भी जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, तो इसके नीचे ना भी हम प्लस लगा सकते हैं ना माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में अभी तक तो नहीं दिया गया है। और बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री है, तो यहाँ हम लोग दे देते हैं वह सी है। तो इनका जेंडर स्पेसिफाइड है, क्योंकि यह बी की पुत्री है, तो यह माइनस हम लोग दे देते हैं नीचे। अब यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ रहा है कि ए का बी के साथ क्या संबंध है। तो यहाँ देखिए ये भी चीज देखिएगा कि किसको संदर्भ में पूछ रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ए का बी के साथ क्या संबंध है, नहीं ए बी का क्या होगा। तो ये क्या है, ए की माँ है एक्स, यहाँ हम लोग एक्स मान लेते हैं, और एक्स का भाई या बहन है बी। ये क्या हुआ, ये मामा और भतीजा वाला रिश्ता हो गया, मामा और भांजा वाला रिश्ता हो गया। तो यहाँ पूछ रहा है कि ए कौन है, तो ए या तो भांजा होगा या भांजी होगी, भतीजा होगा या भतीजी होगी, इसीलिए ऑप्शन बी सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ ऑड वन आउट से क्वेश्चन है। उन शब्दों में से वह शब्द को चुनिए जो अन्य शब्दों से अलग है। जैसे यहाँ दिया है रोज, लोटस, मैरीगोल्ड, लिली और ट्यूलिप। तो यहाँ हमें बताना है कि इन पांचों में से कौन सा एक अलग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
लोटस, देखिए ये बाकी जितने हैं सब टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, यानी कि ये जमीन पे होते हैं। लोटस एकमात्र ऐसा फूल है जो कि पानी में होता है, इसीलिए ये चारों से पांचों में से सबसे अलग है। रिलेट करने का कोशिश करिए रीजनिंग में। अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है। निम्नलिखित 5 जानवर दिए गए हैं, इनमें से 4 किसी न किसी एक तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है, अलग वाले को चुनिए। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेल। देखिए वेल क्या है, एक मैमल है, यानी कि स्तनधारी है, जो कि बच्चा देता है और बच्चे को दूध पिलाता है, और ये वार्म ब्लडेड है, बहुत सारा चीज है। लेकिन बाकी सब क्या है, या तो रेप्टाइल है या पक्षी है। तो ये टॉर्टराइज यानी कछुआ क्या है, रेप्टाइल है, ये पक्षी है। सांप क्या है, एक रेप्टाइल है। क्रो क्या है, एक पक्षी है। और ये लोग ना तो मैमल हैं, तो मैमल के भी संदर्भ से हम लोग देख सकते हैं वेल एकमात्र मैमल है और बाकी ये सब थोड़ी मैमल है। वेल अंडा थोड़ी, मैमल कहने का मतलब कि वह अंडा नहीं देती है बल्कि बच्चा देती है। अगला भी देखिए, ऑड वन आउट से हमारे सिलेबस में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है 3 क्वेश्चन। मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं ऐसे। निम्नलिखित संख्या युग्मों में वह जो अन्य से अलग है, तो यहाँ कुछ वर्ड्स के पेयर दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा एक अलग पेयर है। बाकी सब एक समान है, 4 एक समान है और एक अलग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सारा पेयर में क्या है, इवन नंबर है, लेकिन ये बस एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा पेयर है जिसमें ऑड नंबर है। तो 21 एक ऑड नंबर है। बाकी आप देखिए, ये भी एक इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। ये पेयर में पहला भी इवन है और दूसरा भी इवन है। इसमें भी वही चीज है, लेकिन इसमें क्या है, एक ऑड है और एक इवन है, इसीलिए यह अलग हो जा रहा है। और भी बाकी अगर आप कुछ इसमें ट्रिक अपनाना चाहते हैं, जैसे डिफरेंस देखना चाहते हैं, कुछ डिवाइड करके देखना चाहते हैं कि यह रेशियो आ रहा है, तो उस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन कॉमन होना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का। ये वर्ड फॉर्मेशन से है। यहाँ दिया गया है, यदि ये वर्ड है USCALA अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके कोई सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, तो बने हुए शब्द का पहला अक्षर उत्तर होगा। यदि कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है तो उत्तर X होगा। देखिए इसको हम लोग पुनः व्यवस्थित करके जैसे भी हमको अरेंज करके अगर कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बन जा रहा है, तब तो वो उसका आंसर क्या होगा, उस मीनिंगफुल वर्ड का पहला लेटर। लेकिन अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है, तब फिर आंसर होगा X। तो हम लोग इसको अरेंज करके देखते हैं। आप लोग अरेंज करके देखिए, स्क्रीन पॉज करके। इससे एक सार्थक शब्द बनेगा, एक वर्ड बनेगा। वह वर्ड है आपका कैजुअल, CASUAL। तो ये एक सार्थक शब्द वर्ड बन रहा है, इसीलिए इसका पहला लेटर आंसर होगा। इसीलिए यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, C। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। ये भी आपके सिलेबस से ही है, उसमें दिया हुआ है मैचिंग इंडेक्स, फिगर्स, ये सब जो है अर्थमेटिक पोर्शन के नीचे आप लोग सिलेबस में एक बार देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको बताना है चूज द करेक्ट एड्रेस मैचिंग पेयर। तो यहाँ कुछ कंट्री के नाम दिए गए हैं और उसके बगल में उसका कैपिटल दिया गया है, हमें करेक्ट मैचिंग पेयर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन A। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। इंडिया का कैपिटल न्यूयॉर्क नहीं बल्कि न्यू दिल्ली है। चाइना का कैपिटल टोक्यो नहीं बीजिंग है। और इटली का कैपिटल बर्लिन नहीं है। तो चलिए यहाँ तक हमारा रीजनिंग था, उसमें हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स। तो एक एक क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस थोड़ा सा उसमें मैं बता दूंगा कि किस कंसेप्ट से आप बना सकते हैं। बाकी अभी तक आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स और रीजनिंग तो आपका सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए एवरेज से। तो एवरेज यहाँ दिया गया है कि एक क्लास का 7 स्टूडेंट का एवरेज, सभी का एवरेज वेट दिया गया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पूरे क्लास का एवरेज वेट क्या होगा। तो पूरे क्लास में 7 स्टूडेंट्स हैं और सभी का एवरेज वेट दिया गया है, तो सभी को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना होगा, 441 kg। कितने से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, 7 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 63 kg। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है मैथ्स का। 578 का 15% में हम लोग 644 का 22.5% अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आएगा आंसर। तो देखिए इसको स्टेप बाय सॉल्व करते हैं। 578 का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 15%। तो इसका 15% कितना होगा, 86.7 होगा। और 644 का 22.5% हम लोग निकालते हैं। 644 का 22.5% होता है आपका 144.9। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा हमारा 231.6। ये जल्दी से मैंने सॉल्व करके बता दिया, बाकी आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस से है। देखिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। मोहनलाल ने एक टीवी खरीदा 12,500 में और उस टीवी पे 300 रुपये परिवहन यानी कि भाड़ा खर्च किया और 800 रुपया स्थापना खर्च यानी कि इंस्टॉलेशन करवाया।
अब उस टीवी को उसको बेचना है, तो वह किस प्राइस में वह बेचे कि उसको 15% प्रॉफिट प्राप्त हो। तो देखिए उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये 12,500 नहीं बल्कि 12,500 में तो उसने खरीदा था। अब इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 300 रुपया उसने भाड़ा लगाया, तो 300 रुपया और जोड़ेगा, और 800 रुपया इंस्टॉलेशन इसने अपने पॉकेट से ही दिया है ना। जब ये बेचेगा तो उस पर भी तो फायदा कमाएगा। तो इन सभी को हम लोग ऐड कर देंगे तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 13,600। 13,600 उसका सीपी है। अब इसको 15% उस पर प्रॉफिट चाहिए, तो 15% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15% का परसेंटेज में निकालते हैं, कितना होता है आपका, तो ये हो जाएगा 3/20। और होल वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमको प्रॉफिट करना है, तो ये 23/20 होता है। अब इसको हमें प्रॉफिट चाहिए यानी सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस होगा यहाँ पे 15,640 रुपये, लेकिन ऑप्शन में 15,640 रुपये नहीं है। देखिए कई लोग यहाँ ऑप्शन डी को भी टिक कर देते, मैं भी अभी टिक कर देता, लेकिन गौर से मैंने देखा ये 15,460 रुपया है, जबकि एक्चुअल सेलिंग प्राइस आएगा जिसपे इस प्राइस पे उसको 15% प्रॉफिट होगा, वह 15,640 है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, ये जानबूझ के मैंने बहुत ही रिसर्च करके यहाँ पे क्वेश्चन रखा है, बस आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। यहाँ क्वेश्चन क्या है, इफ 1 स्टार इक्वल टू 4 सर्कल्स और 3 सर्कल्स इक्वल टू 4 डायमंड, तो रेशियो पूछ रहा है कि स्टार इज टू डायमंड का रेशियो क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर यही A:B में दिया रहता तो आप लोग तुरंत बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे बस वर्ड उन्होंने लिख दिया, तो आप पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ ब्रैकेट में मैंने दे रखा है, बस आप ये करिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1S इज इक्वल टू, यानी 1 स्टार इज इक्वल टू 4 सर्कल्स, तो आप 4C कर दीजिए। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरा स्टेटमेंट में 3C बराबर 4D यानी 4 डायमंड्स, इनका रेशियो सबसे पहले निकालिए हम लोग। तो स्टार इज टू सर्किल का रेशियो निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 4:1। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, स्टार इज टू सर्किल, 4:1 का रेशियो आया। दूसरी तरफ C:D में यानी सर्किल इज टू डायमंड में निकालिए, तो कितना हो जाएगा रेशियो, 4/3। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है C:D में 4:3। यहीं पे एक्सपीरियंस काम करता है। जो लोग मैथ को रेगुलरली सॉल्व कर रहे हैं वो निकाल देंगे, और जो लोग मैथ को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, जिनका मैथ कमजोर है, वो ये देखेंगे कि भैया पूछ तो रहा है स्टार इज टू डायमंड में, तो हम लोग स्टार इज टू डायमंड में या रेशियो दिया गया है तो डायरेक्ट हम लोग 4:3 कर देंगे। तो आपको 4:3 ऑप्शन में दे रहा है, कहीं नहीं, ये होगा ही नहीं आंसर। और अगर वो रहता है 4:3 रहता है, तो अगर आप टिक कर देते हैं वो गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, देखिए स्टार इज टू सर्किल में और दूसरी तरफ सर्किल इज टू डायमंड में, तो पहले वाले में सर्किल का रेशियो 1 आ रहा है, दूसरे वाले में सर्किल का रेशियो 4 आ रहा है। तो एक ही चीज का दो अलग अलग रेशियो तो कभी नहीं हो सकता, ये हमेशा इक्वल रहेगा। तो इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो हम लोग इस वाले रेशियो में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों केसेस में सर्किल का रेशियो बराबर हो जाए। तो अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ये पहले वाले रेशियो में इसमें, तो सर्किल हो जाएगा 4 का रेशियो। 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये 1 में, तो ये कितना हो जाएगा 4, और फिर इसमें भी तो मल्टीप्लाई करना होगा स्टार में, तो 4 × 4 हो गया आपका 16। तो अब जो नया रेशियो बना स्टार इज टू सर्किल इज टू डायमंड का कितना हो गया, यहाँ सर्किल का कितना आया 16, सॉरी स्टार का कितना आया 16, सर्किल का कितना आया 4, यहाँ पे भी है 4, यहाँ पे भी है, तो 4 हो गया, और डायमंड का कितना है 3। तो अब देखिए स्टार इज टू डायमंड का क्वेश्चन पूछ रहा था, 16:3 आ गया, ये है इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ये भी परसेंटेज से क्वेश्चन है, टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे आपका मैथ्स में। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी मैथ्स में फेल करते हैं, 42% इंग्लिश में फेल करते हैं। यदि दोनों सब्जेक्ट में 20% विद्यार्थी फेल करते हैं तो दोनों विषय में पास कितने % विद्यार्थी करते हैं। तो देखिए इसको जैसे भी आप बनाना चाहते हैं बना लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। परसेंटेज फेल्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में हम लोग निकालते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में कितने % लोग फेल किए। तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे टोटल फेल कितने हुए हैं एक सब्जेक्ट में, तो 34% गणित में फेल किए हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, तो 42%। दोनों में कितने फेल हुए हैं, तो 20%, तो ये हो जाएगा आपका 56%। अब इसी को बस माइनस कर दीजिए, 100% होता है टोटल पास, उसमें से 56% को माइनस कर दीजिए, यानी इतने फेल हुए थे, तो पास कितने हुए 44%। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आपको कोई और तरीका से आता है तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस से। तो एक बस की औसत गति एक रेलगाड़ी की गति की 1/3 है। रेलगाड़ी 15 घंटे में अगर 1125 किलोमीटर चलती है तो 36 मिनट में बस कितनी दूरी तय करेगी। थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा सॉल्व करने में, बहुत ही स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। इसका बस मैं आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। क्योंकि आप निकालिएगा इतना तो ये बेसिकली कितना आएगा, 15 किलोमीटर आएगा आप जब सॉल्व करिएगा, जो कि हमारे ऑप्शंस में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। चलिए अगला क्वेश्चन है पार्टनरशिप से। तो पार्टनरशिप का भी कैलकुलेशन जो होता है काफी टिपिकल होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है। टिपिकल नहीं, टिपिकल कहने का मतलब हार्ड होता है, बस इसका कैलकुलेशन लेंदी होता है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं, फिर मैं आंसर बताऊंगा। सोनिया ने 60,000 लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद विवेक 1,40,000 लगाकर जुड़ा और 1 वर्ष बाद कीर्ति फिर 1,20,000 लगाकर उसी बिजनेस में जुड़ती है। 2 वर्षों के अंत में कुल लाभ कितना मिलता है, तो 4,50,000 हुआ। तो विवेक का पोर्शन उसमें कितना होगा, डिविडेंड कितना होगा, इसको कैलकुलेट करिएगा, सबका रेशियो निकालिएगा, कितने समय के लिए वो थे। क्योंकि देखिए ये सोनिया ने बिजनेस स्टार्ट किया तो पूरा का पूरा 2 वर्ष उनका होगा, लेकिन विवेक कितने 6 महीने बाद आ रहे हैं और 1 साल बाद कीर्ति आ रही हैं, इतना अमाउंट लगा के। तो जितना अमाउंट आप जितने समय के लिए लगाते हैं, जो प्रॉफिट होगा आपको उसी हिसाब से तो कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि विवेक का कितना शेयर होगा। विवेक का शेयर होगा ऑप्शन सी, 2,10,000। अब इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 6,000 की राशि 4 वर्षों में 7200 रुपये बन जाती है किसी निश्चित सरल ब्याज की दर पर। यदि वही दर अपनी 1.5 गुना हो जाए तो उसी मूलधन पर 5 वर्षों के बाद कितनी राशि होगी। तो देखिए इसका भी कैलकुलेशन लेंदी है। इसका राइट आंसर होगा, अगर सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन बी, 8,250 रुपए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई से क्वेश्चन है। इसी राशि पर 3 वर्षों के अंत में 15% सीआई के इंटरेस्ट से 6500.52 प्राप्त होता है, तो मूलधन कितना होगा। तो यहाँ देखिए बेसिकली ये अमाउंट बता रहा है, आपको मूलधन बताना है। मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए इसमें भी कैलकुलेशन लंबा चौड़ा, जिसमें कैलकुलेशन लंबा चौड़ा होता है वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा मूलधन 12,480 रुपया। इसी पे क्या होगा, जो ये सीआई है ये अमाउंट नहीं दिया हुआ है, सॉरी मैंने अमाउंट बता दिया था। 3 वर्षों के उपरांत इस रेट से जो आपका सीआई जो होगा वो 6500.52 रुपीज होगा। इसको कैलकुलेट करिएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू होता है हमारा डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। तो हमारे सिलेबस में दिया गया था डेटा इंटरप्रिटेशन का 3 क्वेश्चन रहेगा, 1-1 मार्क्स का। तो कुछ इस प्रकार का भी क्वेश्चन दिया रह सकता है, इससे आसान या फिर इससे टफ भी हो सकता है। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऊपर आप स्टेटमेंट को पढ़िए, फिर आप ग्राफ को एनालाइज करिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आइएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर के स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ दिया गया है, नीचे दिए गए टेबल में 5 राज्यों, तो इस तरफ राज्य है PQRST की जनसंख्या का प्रतिशत वितरण गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन और लिंग के आधार पर दर्शाती है। तो देखिए 5 स्टेट है PQRST और एक तरफ उसका परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो स्टेट पी में 35% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ठीक उसी तरीके से बाकी स्टेट के भी, और उसका फिर बाइफर्केशन किया गया है। तो इस 35% को भी बाकी क्या किया गया है, मेल और फीमेल के रेशियो में बांटा गया है। और दूसरे में क्या दिया गया है, एबव पॉवर्टी लाइन, कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर मेल और फीमेल का कितना रेशियो है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टेबल देखने में भले लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही आसान है, बस कंफ्यूज करने के लिए ये दिया गया है। तो स्टेटमेंट को आपने समझ लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसी पे बेस्ड रहेगा। यदि राज्य एस की कुल जनसंख्या 7 मिलियन है तो गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले महिलाओं की संख्या कितनी होगी। यानी स्टेट एस के बारे में पूछा जा रहा है कि स्टेट एस की कुल जनसंख्या 7 मिलियन है, तो बाकी उसके गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले महिलाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन डीआई में, ये बैंकिंग में बेसिकली पूछा जाता है, तो हो सकता है आपका जो क्वेश्चंस रहे एग्जाम में वो बैंकिंग के बेस पे रहे, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो देखिए ये कैसे स्टेट एस के संबंध में है, तो हमें निकालना होगा ये 19% को लेके 7 मिलियन इसका ये है टोटल पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हमें देखना है कि बिलो पॉवर्टी लाइन तो हम नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि अबव पॉवर्टी लाइन के, क्योंकि क्वेश्चन तो वही पूछ रहा है कि ऐसी महिलाएं जो गरीबी रेखा से ऊपर है वह कितने हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग रेशियो लाते हैं, कितना हो गया यहाँ पे अबव पॉवर्टी लाइन में महिलाओं का रेशियो कितना है, फीमेल का रेशियो कितना है स्टेट एस में 3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कि इसमें 19% है टोटल बिलो पॉवर्टी लाइन, तो बाकी बच कितने गए,
तो 81% ये अबव पॉवर्टी लाइन है। अब उसका रेशियो कितना है आपका मेल और फीमेल में, तो 4:3 में। वैसे कैलकुलेट करके जब आप निकालिएगा तो आंसर आएगा इसका 2.43 मिलियन। ये बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो ये एक बार ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये इजी क्वेश्चन है। ऊपर वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो हो सकता है वैसा क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको तैयार होना चाहिए उस तरीके के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि टफ लेवल का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो इजी लेवल का खुद ब खुद हो जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। तो अगर ग्राफ दिया हुआ है तो सबसे पहले आप ग्राफ को स्टडी करिए, उसके बाद ही क्वेश्चंस पे आइएगा। तो देखिए यहाँ ग्राफ है, बार ग्राफ है, एक तरफ वाई एक्सिस है और एक तरफ एक्स एक्सिस है। और ये किस चीज का बार ग्राफ दिया गया है, तो एक्सपोर्ट ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों के निर्यात का, जो कि करोड़ों में यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरफ वाई एक्सिस पे क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ पर्ल्स इन करोड़ रुपीज में, और दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है, यानी कि 2001 में 5.2 करोड़ के पर्ल्स एक्सपोर्ट किए गए हैं, 2002 में 6.5 करोड़ के पर्ल्स एक्सपोर्ट किए गए हैं। उसी तरीके से 2007 तक का डेटा है। अब यहाँ हमने ग्राफ को समझ लिया, अब आइए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में मोतियों के निर्यात में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो देखिए प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालना होगा, हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें आया है। यह बस क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए। तो हम लोग अगर इसको उठा रहे हैं, क्योंकि हमें कंपेयर करना है उसके पिछले वर्ष से, तो अगर यहाँ 6.5 करोड़ है तो पिछले वर्ष में यानी 2002 में 6.5 करोड़ है, तो 2001 में 5.2 है। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है उसको आप लिखिए, फिर आगे वाले को पिछले वाले से एक एक करके आपको देखना होगा। आपको सबसे ज्यादा प्राइस डिफरेंस मिलेगा 2004 में। देखिए 2004 में 9.9 करोड़ है और 2003 में 7.8 करोड़ है। दोनों को आप डिवाइड करिएगा, सब्सट्रैक्ट करिएगा, डिफरेंस निकालिएगा, तो 2.1 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये इसका राइट आंसर होगा। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बनाया जाता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61। तो ये भी डेटा इंटरप्रिटेशन का ही क्वेश्चन है और ये पाई चार्ट पे बेस्ड है। तो इसको ग्राफ को समझने के लिए, चार्ट को समझने से पहले हम लोग पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। नीचे दिया गया पाई चार्ट एक गांव में विभिन्न खाद्य फसलों के अंतर्गत भूमि के वितरण को दर्शाता है। तो एक गांव है, उसमें दिया गया है कि किस किस कितने कितने एरिया में कौन कौन से फसल उगाए जा रहे हैं। पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए हम लोग ये एरिया को देख लेते हैं। इसमें जैसे वीट है, ये इतना एरिया में उगाया जा रहा है। राइस, वीट और राइस का एरिया दोनों एक ही है, बाकी के लिए वो थोड़ा सा अलग है। सबसे बड़ा पोर्शन में दूसरा चीज उगाया जा रहा है। बाकी मेज इतना एरिया में उगाया जा रहा है, बाजरा इतना में, ज्वार इतना, बार्ले इतना में, और गेहूं जो है वह इतना में उगाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं हम लोग। यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन से 6 गुना है तो गेहूं और जौ की प्रति एकड़ उपज का अनुपात क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में दो चीज निकल के आ रहा है। एक तो हमें निकालना है रेशियो, और दूसरा चीज हमें ये देखना है कि यहाँ प्रति एकड़ पूछ रहा है। तो हम लोग अगर यहाँ देखें, पाई चार्ट को देखें, तो गेहूं कितना में 72% में है और बार्ले कितना है 36% में। तो ये दुगना एरिया में उगाया जा रहा है, लेकिन हमें तो हमेशा सेम एरिया में ही कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछ रहा है प्रति एकड़, तो हमें वीट का भी प्रति एकड़ निकालना होगा उपज। तो चलिए हम लोग पहले रेशियो निकालते हैं जो क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गेहूं और जौ में रेशियो। तो यहाँ दिया हुआ है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि गेहूं जो है उसका उत्पादन जौ से 6 गुना होता है। तो पहला स्टेटमेंट से हम इसको निकाल देते हैं। तो गेहूं और जौ का कितना रेशियो हो जाएगा? 6:1 का। यहाँ हम लोग लिख देते हैं 6:1, लेकिन ऑप्शन में तो 6:1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आगे भी हमें सॉल्व करना है। अब हमें यहाँ निकालना है गेहूं। देखिए ये जो उत्पादन दिया हुआ है ये इसके लैंड एरिया का दुगना है, तो हमें क्या करना होगा? ये तो 1 एकड़ का उत्पादन है और ये 2 एकड़ का, तो हमें इसका भी 1 एकड़ का उत्पादन निकालना होगा। तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये 1 एकड़ का गेहूं का उत्पादन आ जाएगा 3, और ये तो 1 ही रहेगा क्योंकि ये 1 एकड़ का उत्पादन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3:1। थोड़ा सा ऐसे टेक्निकल हो जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो देखिए यहाँ हमारा पूरा अर्थमेटिकल पोर्शन खत्म हो गया, स्टैटिक और सब्जेक्ट नॉलेज खत्म हो गया। अब लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो है कंप्यूटर्स का। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। वीडियो में मजा आ रहा होगा, सेशन में मजा आ रहा होगा, तो लाइक बटन दबा दें। अब यहाँ एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, क्योंकि हमारे सिलेबस में कंप्यूटर फंडामेंटल्स वर्ड नहीं लिखा हुआ है, वहाँ सीपीटी लिखा हुआ है। सीपीटी का मतलब होता है
कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कि मतलब आप कंप्यूटर इस्तेमाल करने में कितना सक्षम है, उस चीज को वहां पे टेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स रहता तो सिर्फ रैम रोम और शॉर्टकट की पूछते, बस इतना पे छोड़ देते। लेकिन यहाँ पे ये देखेंगे, ये चेक करेंगे कि आप लोग कंप्यूटर यूज करने में कितना सक्षम है। तो MS ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उससे भी पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और कंप्यूटर फंडामेंटल से भी क्वेश्चन रहेगा। इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका पावर पॉइंट से रिलेटेड है। स्लाइड मास्टर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो स्लाइड मास्टर में किए गए परिवर्तन उस मास्टर से जुड़ी सभी स्लाइड्स को प्रभावित करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्लाइड मास्टर डिफॉल्ट फॉन्ट, रंग और लेआउट सेट करने की अनुमति देता है और इसे सभी स्लाइड्स पर लोगो जोड़ने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। तो हमें बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से स्लाइड मास्टर के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए स्लाइड मास्टर से आप क्या कर सकते हैं, लोगो भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो वाटरमार्क दिख रहा है, आप MS वर्ड में वाटरमार्क लगाते हैं वाटरमार्क फीचर का इस्तेमाल करके, लेकिन पावर पॉइंट में वाटरमार्क लगाने का तरीका वो डायरेक्ट वाटरमार्क, ऐसा कुछ मेन्यू आपको दिखेगा ही नहीं, वो आप स्लाइड मास्टर के जरिए लगा सकते हैं। तो मैं भी अपना चैनल का लोगो इसी के माध्यम से लगाता हूं, जो आप लोगों को पढ़ाने वक्त आप दिखता होगा हमारे चैनल का लोगो। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये सभी स्लाइड्स पर लोगो जोड़ने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी पावर पॉइंट से ही रिलेटेड है। स्लाइड शो शॉर्टकट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। F5 दबाने से जो प्रेजेंटेशन है पहली स्लाइड से शुरू हो जाता है। शिफ्ट प्लस F5 दबाने से प्रेजेंटेशन वर्तमान स्लाइड से शुरू होती है। और तीसरा है एस्केप की प्रेस करने से स्लाइड शो जो है खत्म हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट सही है स्लाइड शो शॉर्टकट के बारे में। F5 जब हम लोग प्रेस करते हैं तो प्रेजेंटेशन है, चाहे उसमें आपका कितने भी स्लाइड्स हैं, 50 स्लाइड हैं, आप 50वें स्लाइड पे काम कर रहे हैं, आप जैसे ही F5 की प्रेस करिएगा तो आपका स्लाइड 1 से प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि शिफ्ट प्लस F5 जब हम लोग प्रेस करते हैं तो आप अगर 50 में से 45वें स्लाइड पे काम कर रहे हैं और ये की प्रेस करिएगा तो 45वें स्लाइड से आपका प्रेजेंटेशन शुरू होगा, यानी फुल स्क्रीन मोड में। और तीसरा एस्केप की दबाने से आपका प्रेजेंटेशन जो है स्लाइड शो वह खत्म हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर का। तो ये MS एक्सेल से क्वेश्चन है। एक्सेल में सेल रेफरेंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण यानी कि एब्सोल्यूट रेफरेंस को दूसरे सेल में कॉपी करने पर वह नहीं बदलता। दूसरा है रिलेटिव रेफरेंस कॉपी करने पर अपने आप बदल जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मिक्स्ड रेफरेंस में पंक्ति और स्तंभ दोनों निश्चित होते हैं, यानी फिक्स्ड होते हैं। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जो लोग MS एक्सेल जानते होंगे, रेफरेंस के बारे में अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, उन्हीं से ये सॉल्व हो पाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। अब स्टेटमेंट 3 कैसे गलत है? तो मिक्स्ड रेफरेंस क्या करता है, या तो रो को फिक्स करेगा या कॉलम को फिक्स करेगा, दोनों को नहीं। दोनों को जब फिक्स करेगा वो रिलेटिव रेफरेंस हो जाएगा कि दोनों फिक्स हो रहा है। एब्सोल्यूट में कोई फिक्स नहीं होता। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी MS एक्सेल से ही रिलेटेड है। कौन सा फंक्शन वर्तमान दिनांक और समय दोनों देता है? मतलब MS एक्सेल बेसिकली फंक्शंस के बारे में ही है, तो क्वेश्चंस इससे भी बन सकते हैं। तो कौन सा फंक्शन करेंट डेट और टाइम हमारे स्प्रेडशीट में एंटर कराता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इक्वल टू नाउ। देखिए फॉर्मूला जब भी लिखा जाता है फंक्शन एक्सेल में तो वो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है, और ये नाउ लिख के हम लोग ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर देंगे तो सिस्टम का करेंट डेट और टाइम हमारे स्प्रेडशीट में आ जाएगा। बाकी फंक्शंस के बारे में भी मैं बता देता हूँ। इक्वल टू टुडे से क्या होगा, ये सिर्फ करेंट डेट दिखाएगा। इक्वल टू टाइम से क्या होगा, ये करंट टाइम दिखाएगा, सिस्टम टाइम। और इक्वल टू डेट से ये सिर्फ करंट डेट दिखाएगा। लेकिन ये तो दोनों के बारे में पूछ रहा है, करंट डेट और टाइम के बारे में, तो इक्वल टू नाउ हम लोग क्लिक करेंगे तो करंट डेट और टाइम हमारे एक्सेल स्प्रेडशीट में दिखा देगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है MS वर्ड से रिलेटेड। तो लेआउट टैब में पेज सेटअप में कौन सा विकल्प डबल साइडेड प्रिंटिंग, जो किताब की तरह होता है, के लिए टेक्स्ट को मिरर फॉर्मेट में अरेंज करता है, संरेखित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गटर मार्जिन। देखिए गटर मार्जिन क्यों दिया जाता है, जब हम लोग कोई बुक लिखते हैं या कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम लोग उसको बाइंडिंग करवाने के लिए देते हैं। जिनको बाइंडिंग करवाने के लिए देना है तो बाइंडिंग वाले के पास आप जाइएगा तो वो बोलते हैं, डॉक्यूमेंट को आपको पहले अरेंज करते हैं, वो गटर मार्जिन बनाते हैं, क्योंकि बाइंडिंग करने के बाद क्या होता है, उतना एरिया बाइंडिंग में चला जाता है। तो आप लोग अगर अपना मार्जिन नहीं डॉक्यूमेंट में छोड़ते हैं, अगर आप लोग खुद से छोड़ देना, इसके बारे में आइडिया है, जो एक्सपर्ट होते हैं वो गटर मार्जिन दे देते हैं कि भैया इतना मार्जिन हम लोग देंगे, उसके बाद हम लोग कंटेंट लिखेंगे।
अगर आप नहीं देते हैं तो वो जो प्रिंटर होते हैं या बाइंडिंग करने वाले वो उसको सेट करते हैं पहले, तब जाके उसको बाइंडिंग करते हैं। इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड से ही रिलेटेड है। लेआउट फीचर कौन सा टेक्स्ट को पृष्ठ पर कई कॉलम में बराबर संतुलित करता है? मतलब कि एमएस वर्ड में लेआउट फीचर है, यह टेक्स्ट को इक्वली बैलेंस करता है मल्टीपल कॉलम्स एक पेज में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉलम्स। कॉलम्स में आप जाइएगा तो ये क्या करेगा, जैसे न्यूज़पेपर में क्या होता है 2 कॉलम या 3 कॉलम में लिखा रहता है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है एक पेज में, वो कॉलम्स के जरिए ही हो सकता है। जस्टिफाई अलाइनमेंट में क्या होगा, जो हमारा पेज का मार्जिन है लेफ्ट और राइट, इन दोनों से अलाइंड हो जाएगा। स्पेसिंग क्या करता है, स्पेसिंग 2 तरीके का होता है, एक लाइन स्पेसिंग और एक होता है पैराग्राफ स्पेसिंग। ब्रेक क्या होता है, 2 तरीके का, एक सेक्शन ब्रेक होता है और एक पेज ब्रेक होता है। वो जब आप प्रैक्टिकल एमएस वर्ड करिएगा तब आपको समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एमएस वर्ड से ही रिलेटेड है। एमएस वर्ड में आपको हाइपरलिंक इंसर्ट कराना है तो कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करिएगा? तो हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+K। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, गूगल मीट में कौन सा ऑप्शन है, गूगल मीट में जब आप मीटिंग में शामिल होते हैं तो किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड को धुंधला करने के लिए या फिर बदलने के लिए? पहला ऑप्शन सेटिंग्स में जाइएगा, वीडियो में बैकग्राउंड इफेक्ट, या फिर दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आप गूगल मीट में जब जा रहे हैं, मैं क्लासेस लेता हूं गूगल मीट के माध्यम से, तो उसमें बैकग्राउंड अगर आप ब्लर करना चाहते हैं तो आप सेटिंग्स में जाइए, वहां वीडियो रहेगा और बैकग्राउंड इफेक्ट लगा दीजिएगा। तो जो भी आपके पीछे का बैकग्राउंड रहेगा उसमें कुछ डिफरेंट टाइप का हो सकता है, कोई बुक शेल्फ का आ जाए या कोई दीवार का आ जाए, कुछ इस टाइप का सीनरी आ जाएगा। आप बहुत सारे जो बैकग्राउंड इफेक्ट्स है वो आप मैनुअली भी उसमें ला सकते हैं। इसके जरिए ये बैकग्राउंड इफेक्ट को आप धुंधला कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी टोपोलॉजी एक लिंक फेल होने पर भी संचार बनाए रखने के लिए वैकल्पिक रास्ते प्रदान करती है? तो ये कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेटवर्क में बेसिकली क्या था, एक टोपोलॉजी होता है। टोपोलॉजी का मतलब ही होता है एक तरीके का संरचना कि किस तरीके से नेटवर्क को स्थापित किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसमें कंप्यूटर्स अरेंज्ड हैं, एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, और अगर कोई एक लिंक भी फेल होता है तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव लिंक प्रदान कर दिया जाता है। तो ये होता है आपका मेश टोपोलॉजी में। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे कि ये 5 सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा थ्योरी सेक्शन में पूरा अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो ये क्या करता है, ये सिस्टम इससे भी कनेक्टेड होता है, इससे भी कनेक्टेड होता है, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी। तो अगर ये लिंक फेल हो गया, और सभी को, सिर्फ ऐसा नहीं कि ये इससे भी जुड़ा होगा, ऐसे करके पूरा मेश मतलब होता है एकदम झोल झाल, एकदम इस तरीके का होता है मेश टोपोलॉजी। और सबसे एक्सपेंसिव होता है इसको सेटअप करना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तार लगते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिए, ये एक लिंक अगर फेल हो जाता है, ये नोड खराब हो जाता है, तो इसको कनेक्शन कहाँ से मिलेगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। तो इससे नेटवर्क में तो कोई खराबी नहीं हुआ। लेकिन वही अगर हम लोग बस टोपोलॉजी पढ़ते हैं, स्टार टोपोलॉजी पढ़ते हैं, तो उस सब में क्या होता है, डिफरेंट होता है। बस में क्या है, एक लाइन है, उस पर कई सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं, अगर ये लिंक फेल हो गया तो पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। और अगर एक नोड खराब होता है तो इसको इस लाइन से तो मिल रहा है ना, लेकिन ये इस पे डिपेंडेंट होता है। मतलब मेश में क्या है कि कोई एक सिंगल डिपेंडेंसी नहीं होता, बल्कि मल्टीपल डिपेंडेंसी होता है। तो चलिए, यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा बिहार जीविका में जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम होने वाला है, उसका 70 मार्क्स का एक मॉडल सेट। अब इसी तरीके के और मॉडल सेट मैं ले आऊंगा, क्योंकि ऐसे मॉडल सेट बनाने में टाइम लगते हैं। 1 या 2 और लाने की कोशिश करूंगा, और काफी टाइम भी लगता है इसमें। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।